हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नदी अर्थात बहते हुए जल के कार्य तथा उत्पन्न स्थलाकृतियों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य परिचय। जब बहता हुआ या बाह्य जल एक निश्चित रूप में ऊंचाई से निचले ढाल पर गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के कारण प्रवाहित होता है तो उसे नदी या सरिता के नाम से जाना जाता है। यानी कि सिंपल अर्थों में वो एक बहता हुआ जल जो ऊंचाई से निचले ढाल की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण से बहता है उसे नदी के नाम से हम जानते हैं। वर्षा का जल धरातल पर किसी न किसी रूप में बहने लगता है उसे बाह्य जल या रन ऑफ कहते हैं। तो बारिश का जो पानी है वो भी धरातल के ऊपर ऊंचाई वाले भागों से निचले भागों की ओर नदी नालों के रूप में बहने लगता है, उसे रन ऑफ या बाह्य जल के नाम से जानते हैं। भूतल पर समतल स्थापक बलों यानी कि फोर्सेज में बहते हुए जल नदी का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी पृथ्वी के ऊपर जो बहता हुआ जल है वो विभिन्न प्रकार से अपर्दन का जो काम है वो करता है और ये अपर्दन का जो काम है ये काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक जो नदी है वो पहाड़ी भागों को काटते हुए आगे की ओर बढ़ती है। मुख्य रूप से नदियां जो है वो चार प्रकार की होती हैं। पहली है स्थायी नदी यानी कि पेरेनियल और परमानेंट रिवर, दूसरी है अस्थायी नदी पीरियोडिक रिवर, तीसरी है अंतरायिक नदी इंटरमिटेंट रिवर और चौथी है अल्पकालिक नदी यानी कि इफेमेरल रिवर्स। नदियां भूतल पर समतल स्थापना का जो कार्य यानी कि धरातल को लेवलिंग करने का जो कार्य है वो तीन रूपों में करती है, जिसे त्रिफल कार्य या त्रिपद कार्य भी कहा जाता है। ये तीन प्रकार के कार्य हैं: अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेप। सबसे पहले हम देखते हैं नदी के अपर्दनात्मक कार्यों के बारे में, यानी कि इरोजनल वर्क्स है वो कौन कौन से हैं। नदी का प्रमुख कार्य भूपटल का अपर्दन यानी कि इरोजन करना होता है। इरोजन से तात्पर्य यहाँ काट छाट करने से है, कटाव करने से है। सेलिसबरी जो कि एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे के अनुसार नदी के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य स्थल को सागर तक ले जाना है। यानी कि नदी का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ये है कि नदी आगे की ओर बहती जाती है और अपने साथ में जो कंकड़ पत्थर बजरी है वो भी सागर की ओर ले जाती है। नदियां अपर्दन का कार्य दो रूपों में करती है, कि जो अपर्दन या कटाव का काम दो रूप में करती है। पहला, नदी का जल घाटी की तली तथा किनारों को काटता है, कि नदी का जो जल है वो घाटी के बॉटम तली को भी काटता है और किनारों को भी काटता है। और दूसरा, नदी के साथ सम्मिलित पदार्थ भी अपर्दन का कार्य करती है, कि नदी के साथ जो कंकड़ पत्थर बजरी छोटे बड़े पत्थर है वो भी अब जो रास्ते में आने वाली जो धरातल या सरफेस है उसको भी वो काट छाट का काम जो वो करती हुई आगे की ओर बढ़ती है। यहाँ हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि किस प्रकार से लेटरल और वर्टिकल इरोजन जो है वो हो रहा है। वर्टिकल इरोजन में ये यहाँ पर नदी है वो बॉटम को या पेंदे काटती है, और लेटरल इरोजन में जो किनारे वाले भाग है जिनको पार्श्ववर्ती भाग भी बोला जाता है इनको वो काटती है। यहाँ इस स्लाइड में भी हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से नदी ऊपर पहाड़ी भाग से या पहाड़ की चोटी से ऊपर से बहती हुई नीचे धरातल में बहती हुई आगे की ओर बढ़ती है और लास्ट में जो है वो किसी बड़ी नदी में या समुद्र में जो है वो मिल जाती है। और रास्ते में जो भी सरफेस आता है, चट्टानी भाग आता है, उसको वो काटती हुई आगे की ओर बढ़ती जाती है। अब हम देखते हैं नदी अपर्दन का सिद्धांत। नदी का अपर्दन कार्य नदी के ढाल तथा वेग एवं उसमें स्थित नदी के बोझ यानी कि अवसाद भार पर आधारित होती है। यानी कि नदी किस प्रकार से कटाव का कार्य करेगी या अपर्दन का काम करेगी ये निर्भर करता है कि वो जो स्लोप है, नदी का जो ढाल है वो किस तरह का है, पानी का जो वेग है, स्पीड है वो किस तरह की है, और साथ में नदी के जल में घुले हुए कंकड़ पत्थर बजरी जिन्हें अवसाद कहा जाता है वो
किस प्रकार के हैं, इन बातों पर ही अपरदन कम होगा या ज्यादा होगा ये निर्भर करता है। नदी के अवसाद भार सेडिमेंट लोड के अंतर्गत ग्रेवल, रेत, सिल्ट तथा क्ले आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि नदी जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती जाती है उसमें उसके पानी में मिली हुई ग्रेवल है, रेत है, सिल्ट है, क्ले है, ये सब अवसाद भार के रूप में नदी के जल में मिले हुए होते हैं। नदी में बोझ की मात्रा, बोझ से यहां तात्पर्य है कि उसमें जो अवसाद, जो भार है, सेडिमेंट लोड है, कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं, मात्रा जितनी अधिक होगी उसके द्वारा अपरदन भी उतना ही अधिक, यानी कि जितना उसमें ये जो ग्रेवल, रेत, सिल्ट, क्ले आदि अधिक होंगे उतना ही अपरदन का काम भी अधिक होगा। परंतु यह सर्वत्र सत्य नहीं होता, यानी कि यह जरूरी नहीं है कि हर नदी पे ये नियम जो है वो लागू हो। वास्तव में प्रत्येक नदी में अधिकतम भार ग्रहण करने तथा उसे ढोने की एक निश्चित सीमा होती है। इस सीमा से अधिक भार होने पर नदी उसका परिवहन करने में असमर्थ होती है। यानी कि जैसे ही नदी के जल में भार बहुत अधिक हो जाते हैं या जो भार वाले पदार्थ हैं, अवसाद है, ये उनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो नदी उनका जो परिवहन है उनको आगे की ओर ले जाने में वो असमर्थ हो जाती है। यहां हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि किस प्रकार से नदी के जो अंदर जो पानी में घुले हुए छोटे बड़े कंकड़ पत्थर हैं वो आपस में भी टूटते फूट जाते हैं और जो धरातल है उसको भी वो तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। साथ में बहुत सारे ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो जल में घुलकर आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। अपरदन तथा नदी भार के बीच निम्न संबंधों का प्रतिपादन जो है वो किया जा सकता है। यानी कि जो अपरदन है, कटाव है, और नदी का जो भार है उसमें मिले हुए अवसाद है, उनको निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। पहला है, नदी में अवसाद भार या बोझ के अभाव में अपरदन जो है वो कम होती है। यानी कि नदी में अगर ये अवसाद वाले पदार्थ हैं, बोझ कम होगा तो अपरदन भी कम होगा। अधिकतम अवसाद भार या बोझ पर भी अपरदन कम हो जाते हैं। यानी कि अगर ज्यादा होगा अवसाद भार तो भी जो है अपरदन की मात्रा कम हो सकती है। इन दोनों अवस्थाओं के बीच की दिशा में अपरदन सर्वाधिक होता है। इस अवस्था के पूर्व अपरदन बढ़ता है तथा इसके पश्चात अपरदन जो वो घटता है। इसे अपरदन का सामान्य सिद्धांत जो है वो कहा जाता है। नदी द्वारा अपरदन कार्य मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है, एक तो रासायनिक अपरदन और दूसरा है यांत्रिक अपरदन। रासायनिक अपरदन का कार्य सामान्य रूप से घोलीकरण यानी कि सोल्यूशन, पानी अपने अंदर बहुत सारे जो खनिज पदार्थ है उनको घोलते हुए आगे की ओर बढ़ता है, उसी को बोला जाता है रासायनिक अपरदन। तथा जो यांत्रिक अपरदन है उसमें मुख्य रूप से अपघर्षण है, जल गति क्रिया है, सन्निघर्षण है, इन सब का रोल जो है वो महत्वपूर्ण होता है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यांत्रिक अपरदन जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहला घोलीकरण या संचारण, सोल्यूशन और कोरोजन। नदी के बहते हुए जल के संपर्क में आने वाले चट्टानों के घुलनशील पदार्थ घुलकर सेल से अलग हो जाते हैं तथा जल के साथ मिल जाते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो नदी के जल में घुल जाते हैं और उस चट्टान से अलग होकर वो पानी के साथ में मिल जाते हैं। कार्बोनेशन की क्रिया द्वारा चट्टान का अधिकांश घुलनशील तत्व है उनसे अलग होकर नदी में बहने लगते हैं। यानी कि कार्बोनेशन की जो क्रिया है उसके अंतर्गत बहुत सारे जो घुलनशील पदार्थ है वो चट्टानों से अलग होकर नदी के जल में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं और बहने लगते हैं। भूमिगत जल द्वारा भी चट्टान से घुलनशील पदार्थ अलग हो जाते हैं तथा जल स्रोत द्वारा ऊपर आकर नदी के जल से जो है वो मिल जाते हैं। यहां हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो घोलीकरण या संचारण की क्रिया जो है वो इसमें होती है। बहुत सारे चट्टानों में जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो पानी के साथ घुलकर आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। दूसरा है अपघर्षण या कोरोजन और अब्रेजन। नदी के साथ में कंकड़ है, पत्थर है, बजरी है आदि भी नदी के भार के रूप में साथ में चलते हैं।
इन पदार्थों के संपर्क में आने वाले चट्टानों के घर्षण तथा टूट फूट की क्रिया को अपघर्षण की क्रिया कहती है। यानी कि नदी जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती जाती है तो नदी के जल में मिले हुए जो कंकड़ पत्थर बजरी है ये क्या करते हैं, जो भी उनके संपर्क में जो धरातलीय या किनारे वाले चट्टानी भाग आती है उनको वो काटती हुई या उनको घिसती हुई आगे की ओर बढ़ती है। इसी को अपघर्षण की क्रिया के नाम से जाना जाता है। अपघर्षण की मात्रा तथा रूप नदी बोझ के पदार्थों के गुणों पर आधारित होता है। इसमें से गोलासम यानी कि बोल्डर कंकड़ पत्थर के टुकड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इन पदार्थों को छेदन यंत्र भी कहा जाता है। यानी कि अपघर्षण कम होगा या ज्यादा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो नदी का जो जल है उसमें मिले हुए जो पदार्थ हैं वो छोटे हैं या बड़े हैं, कंकड़ के रूप में है, पत्थर के रूप में है। अगर बड़े हैं तो इनसे जो है वो अपरदन अधिक होगा और इन बड़े कंकड़ पत्थरों को जो है छेदन यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से नदी के तली में भंवर के साथ पत्थर के नुकीले टुकड़े जो खाती होता है उसका जो बर्मा होता है मशीन के समान घुमावदार छिद्र करते रहते हैं जिससे संकरे परंतु गहरे गर्त का निर्माण होता है। इसे जल गर्तिका या पोर्ट होल्स कहते हैं। इनकी पानी के अंदर बहुत सारे नुकीले पत्थर भी होते हैं और कई बार क्या है ये ऐसे गोल गोल घूमते हुए पानी के अंदर जिस प्रकार से हम ड्रिल मशीन से सुराख करते हैं उसी प्रकार से ये धरातल में सुराख करते हैं और इससे छोटे बड़े जो खड्डे हैं उनका निर्माण हो जाता है जिन्हें जल गर्तिका या पोर्ट होल्स कहते हैं। जल गर्तिका लंबवत अपघर्षण द्वारा निर्मित एक मुख्य स्थलाकृति है। इनकी जो लंबवत अपघर्षण है उसके द्वारा निर्मित एक प्रमुख स्थलाकृति है। लंबवत अपघर्षण नदी की तृणावस्था में सबसे अधिक होता है। इनकी जो तृणावस्था है स्टार्टिंग की जो अवस्था है उसमें ये सबसे अधिक देखा जाता है। दूसरा है सन्नी घर्षण। नदी के साथ कंकड़ है, पत्थर है, बजरी है आदि अवसाद भार के रूप में चलते हैं कि ये पानी के साथ में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। इनका कार्य दो रूपों में होता है। प्रथम रूप में तो ये नदी घाटी के किनारे तथा तली का घर्षण यानी कि उनको घिसते हुए काटते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इसका दूसरे रूप में ये टुकड़े आपस में भी टक्कर खाते रहते हैं जिससे उनमें टूट फूट जो वो होती रहती है। इस तरह टुकड़ों की आपस में जो रगड़ या घर्षण द्वारा टूटने की क्रिया है वो सन्नी घर्षण कहलाती है। यानी अपघर्षण सन्नी घर्षण में एक बेसिक फर्क है। अपघर्षण से तात्पर्य है कि जो नदी का जल है उसमें कंकड़ पत्थर मिले हुए हैं वो जो अपने रास्ते में आने वाली जो धरातले सरफेस उसको वो काटती हुई आगे की ओर बढ़ती है उसको बोला जाता है अपघर्षण। और साथ साथ में ये टुकड़े जो हैं जो पानी के अंदर जल में मिले हुए हैं छोटे बड़े कंकड़ पत्थर के टुकड़े ये आपस में भी घिसकर टूटते जाते हैं। इस क्रिया को बोला जाता है सन्नी घर्षण। सन्नी घर्षण द्वारा कंकड़ अत्यधिक महीन तथा बारीक हो जाते हैं जिनका परिवहन आसानी से हो जाती है। इनकी आपस में जब ये कंकड़ एक दूसरे से टकराएंगे तो धीरे धीरे ये भी टूट टूट के बारीक और महीन जो है वो ग्रेवल या बजरी के रूप में परिवर्तित होते जाते हैं और आसानी से आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। यहां हम देख सकते हैं इसमें कि सन्नी घर्षण तात्पर्य है कि दो या दो से अधिक जो कंकड़ छोटे बड़े पत्थर है ये आपस में रगड़ खा के या घिस के टूटेंगे। इस क्रिया को ही सन्नी घर्षण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जल गति क्रिया हाइड्रोलिक एक्शन। जल यांत्रिक ढंग से मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों के कणों को धक्के द्वारा ढीला तथा कमजोर बनाकर उन्हें चट्टानों से अलग करके अपने साथ लेकर बहता है। इस क्रिया में जल का वेग जो है वो महत्वपूर्ण होता है। यानी कि पानी जो है अपने साथ में बहुत सारे रॉक्स के जो छोटे बड़े टुकड़े हैं उनको ढीला करके आगे की ओर अपने साथ बहाकर ले जाता है। यहाँ पर ये हाइड्रोलिक एक्शन दिखाया गया किस प्रकार से रास्ते में जो चट्टानें आती हैं उनमें से ये पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर बहा के ले जाता है। नेक्स्ट है आधार तल या बेस लेवल। प्रत्येक नदी के लंबवत यानी कि निम्नवर्ती अपरदन की एक अंतिम सीमा होती है जिसके बाद पुनः अपरदन संभव नहीं हो सकता। इस सीमा को नदी का आधार तल या निम्नतम स्तर कहते हैं। कि
एक ऐसा मिनिमम लेवल होता है अपर्दन का, उसके बाद अपर्दन जो है वो नहीं हो पाता है। इसी को बेस लेवल या आधार तल के नाम से जानते हैं। पोवेल ने 1875 में आधार तल पर अपनी संकल्पना का प्रतिपादन किया था। पोवेल के अनुसार सागर तल मुख्य आधार तल यानी कि ग्रांड बेस लेवल को प्रदर्शित जो है वो करता है। यहाँ इसमें हम ये देख सकते हैं आधार तल से हमारा क्या तात्पर्य है। ये नदी यहाँ बह रही है और यहाँ धीरे धीरे कटाव करती जाती है, लेकिन यहाँ जो है ये लाइन जो है इसके ऊपर जो है ये बेस लेवल जो है इसका आ गया। अब इससे नीचे कटाव जो है नदी नहीं कर पाएगी, इसी को बेस लेवल के नाम से जाना जाता है। आधार तल भी है, दो तरह के होते हैं, सामान्य या स्थायी आधार तल, दूसरा है अस्थायी आधार या स्थानीय आधार तल। यहां पर भी इसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो आधार तल है वो उसका निर्माण होता है और नदी किस प्रकार से कटाव करती हुई आगे की ओर बढ़ती जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम नदी का परिवहन कार्य, ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ रिवर, यानी कि नदी अपने साथ में जो भी पदार्थ है उनको बहाकर आगे की ओर ले जाती है, उसी को परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन वर्क के नाम से जाना जाता है। नदियां अपर्दन द्वारा प्राप्त चट्टान का चूर्ण यानी कि जो मलबा है डेब्रीज का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण या परिवहन करती है। नदी के इस कार्य को ही परिवहन कार्य जो है वो कहा जाता है। नदी की परिवहन शक्ति की एक सीमा होती है, यानी कि पदार्थों को बहाकर आगे ले जाने की भी एक सीमा होती है, जिससे अधिक बोझ या लोड होने पर नदी उसे ढोने में असमर्थ हो जाती है और निक्षेप करने लग जाती है। यानी कि एक मात्रा से अधिक जब उसमें पदार्थ हो जाते हैं पानी में, तो फिर बोझ या लोड अधिक होने पर वो उसे आगे की ओर बहाकर नहीं ले जा पाती है और वहीं रास्ते में उसका जो जमाव है, निक्षेप है, वो होने लगता है। नदी की परिवहन शक्ति को प्रभावित करने वाले दो कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला है बोझ के पदार्थों का आकार तथा मात्रा और दूसरा है नदी का विज्ञान की जो नदी की जो परिवहन शक्ति है उसको प्रभावित करने वाले दो कारक महत्वपूर्ण, यानी कि नदी के अंदर जो पदार्थ है उनका साइज क्या है और उनकी मात्रा कम है या ज्यादा है, और दूसरा है नदी का जो वेग है, पानी का जो फ्लो है वो कम है या ज्यादा है। इसके आधार पर ही परिवहन का जो कार्य है वो कम ज्यादा होता है। गिलबर्ट महोदय ने नदी के वेग तथा नदी की परिवहन शक्ति के बीच संबंध के आधार पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे गिलबर्ट का छठी शक्ति का सिद्धांत, गिलबर्ट सिक्स्थ पावर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार नदी की परिवहन शक्ति नदी के वेग की शक्ति छठी शक्ति के अनुपात में होती है, अर्थात नदी के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो नदी का परिवहन शक्ति जो है वो 64 गुना अधिक हो जाएगी। ये गिलबर्ट महोदय ने अपने सिद्धांत में ये बात कही थी। दूसरे शब्दों में नदी के वेग को दुगना होने पर परिवहन किए जाने वाले बोझ का भार जो है वो 64 गुना अधिक हो जाएगा, अर्थात नदी पहले से 64 गुना अधिक भार का जो परिवहन है वो करने लगेगी। और इसको जो गिलबर्ट महोदय ने सूत्र दिया है वो निम्न प्रकार से, इसे सूत्र की सहायता से भी हम इसको समझ सकते हैं। नदियों का अवसाद भार परिवहन के रूप में निम्न प्रकार से जो है वो प्रवाहित होता है। पहला है कर्षण द्वारा या लुढ़क कर। जब चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े लुढ़कते हुए चलते हैं तो इस क्रिया को कर्षण कहते हैं, तथा लुढ़कता हुआ पदार्थ तल भार यानी कि बेड लोड के नाम से भी है वो कहलाता है। दूसरा है उत्परिवर्तन या वल्गन, सेल्टेशन। इस विधि में चट्टानों के टुकड़े जल के साथ नदी की तली पर उछल उछल कर स्थानांतरित होते जाते हैं, यानी कि आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। उछलने की क्रिया बहुत ही मंद होती है। इस विधि से परिवहन की क्रिया को उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहां हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो दोनों क्रिया है, ट्रैक्शन और सेल्टेशन की क्रिया जो है वो हो रही है। यहां पर भी इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से जो ट्रैक्शन की क्रिया है वो पानी के अंदर होती है और कंकड़ पत्थर जो है वो आगे की ओर बढ़ते हुए जाते हैं। अगला है निलंबन या लटक कर।
सस्पेंशन। यह सामान्य नियम है कि जल में प्रत्येक वस्तु का भार कम होता है। जब सेल कण चट्टानों से अलग होकर नदी के जल में गिरते हैं तो जल की जो प्लवनशीलता है के कारण उनके भार में जो है वो कमी हो जाती है। यानी कि सिंपल सा नियम है कि जैसे ही पानी में कोई वस्तु डालेंगे तो उसका जो भार है वो कम होगा, और ये प्लवनशीलता के कारण भी इस प्रकार से जो है वो संभव हो पाता है। इस क्रिया के कारण मध्यम श्रेणी के टुकड़े जल में लटके रहते हैं तथा जल धारा द्वारा दूर तक बहा लिए जाते हैं। इस विधि को लटकन विधि भी कहा जाता है। अगली क्रिया इसमें आती है घोलने की, सॉल्यूशन की। चट्टानों के घुलनशील पदार्थ जल के साथ घुल कर मिल जाते हैं तथा जल के साथ अदृश्य रूप में बहते हुए आगे चलते हैं। कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और वो हमें दिखलाई नहीं देते हैं, लेकिन वो पानी के साथ बहते हुए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। यहां हम इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से नदी का जल आगे की ओर बढ़ता है तो उसमें घुलने की जो क्रिया है या ट्रैक्शन की क्रिया है, सेल्टेशन की क्रिया है, ये सारी क्रिया उसमें एक साथ चलती है और पानी जो है वो आगे की ओर बढ़ता जाता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ और बुक्स की स्टडी करनी है तो आप इनमें से किसी भी बुक्स की स्टडी जो है वो कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और पीडीएफ नोट्स के लिए यहाँ पर एक नीचे लिंक दिया हुआ है, गूगल प्ले स्टोर से आप माई बुकलो ऐप डाउनलोड करके वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।